Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about. Hello, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about anemia. आज हम लोग देखेंगे एनीमिया क्या होता है और उसके फीचर क्या है, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट। एनीमिया को हम लोग एनीमिया डिफाइंड एज द डिक्रीज बिलो नॉर्मल लिमिट ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इरिथ्रोसाइट काउंट और हेमेटोक्राइट। मतलब कि एनीमिया वह कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन या इरिथ्रोसाइट का नंबर या हेमेटोक्राइट जो होता है वो नॉर्मल लिमिट से डिक्रीज कर जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, रिडक्शन ऑफ द टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास बिलो नॉर्मल लिमिट। इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड विच लीड टू टिश्यू हाइपोक्सिया। एनीमिया को स्टडी करने के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए कुछ पैरामीटर यूज किए जाते हैं, लाइक हेमेटोक्राइट। हेमेटोक्राइट क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम दैट इज ऑक्युपाइड बाय रेड सेल मास, आल्सो नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम और इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन। नॉर्मल रेंज कितना होता है? एडल्ट मैन में 40.7% टू 50.3%, एडल्ट वुमेन में होता है 36.1 टू 44.3%। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, मतलब कि एडोलेसेंट में मतलब 18 साल से कम के लोगों में ये 35% या 45% होता है। मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम ये मेजर करता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। इसको कैलकुलेट करते हैं एमसीवी, मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम इक्वल टू पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्राइट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट इन मिलियंस। मतलब आरबीसी का जो नंबर है एक ml ब्लड में कितने मिलियन है वो। नॉर्मल रेंज 80 टू 98 फेम्टोलीटर होता है। इसका मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम का यूज करते हैं हम लोग एनीमिया को क्लासीफाई करने के लिए और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, मतलब कौन से टाइप का एनीमिया है ये पता करने के लिए एमसीवी का यूज करते हैं। तीसरा पैरामीटर है मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन। ये मेजर करता है एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन वेट इन ईच आरबीसी। एमसीएच कैलकुलेट करते हैं, एमसीएच इक्वल टू हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाई आरबीसी इन मिलियंस पर माइक्रोलीटर। नॉर्मल रेंज होता है 27 टू 32 पिकोग्राम। चौथा पैरामीटर है मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी। ये एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इससे एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच आरबीसी, मतलब हर एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है ये एमसीएचसी से देखते हैं। एमसीएचसी इक्वल टू हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर डिवाइडेड बाई पैक्ड सेल वॉल्यूम। नॉर्मल रेंज 31 टू 35 ग्राम पर डेसीलीटर। रेड सेल काउंट, मतलब आरबीसी का नंबर काउंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड 1 माइक्रोलीटर और 1 ml। नॉर्मल रेंज 14.3 टू 5.72 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर और पर ml फॉर मैन, 3.9 to 5.30 million
सेल पर माइक्रोलीटर फॉर वुमेन। हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ये होता है 13.8, नॉर्मल रेंज होता है 13.8 टू 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर एडल्ट मैन, 12.1 टू 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर एडल्ट वुमेन। इसके अलावा एक और टर्म होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एनाइसोसाइटोसिस, मतलब आरबीसी के एनाइसोसाइटोसिस मतलब डिफरेंट साइज के जो आरबीसी होते हैं उन्हीं को मतलब एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये क्वांटिटेटिव मतलब उसमें क्वांटिटेटिव मेजर करता है एनाइसोसाइटोसिस की, मतलब कितने मात्रा में डिफरेंट साइज के आरबीसी हैं। नॉर्मल आरडीबी जो होता है, आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, वो 11.5 टू 14.5 होता है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन सेल वॉल्यूम एंड देन मल्टीप्लाई 100। हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया को दो तरीके से क्लासीफाई करते थे, एक ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ये किसी डिजीज या डिफिशियंसी की वजह से होता है, और तो इसको पहले हम लोग मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ब्लड लॉस के बेस पर, या इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन के मतलब आरबीसी का बनना घट जाएगा या कम हो जाएगा। और तीसरा होता है इंक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब आरबीसी का टूटना ज़्यादा हो जाता है। 3 मेन कैटेगरी होते हैं एनीमिया के ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब हम लोग देखेंगे ब्लड लॉस के बेस पे 2 टाइप का होता है। एक्यूट होता है ट्रॉमा, मतलब किसी तरह की कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें जो ब्लड लॉस होता है उसको एक्यूट कंडीशन कहते हैं। क्रोनिक कंडीशन वो होता है लीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एग्जाम्पल कार्सिनोमा ऑफ कॉलन, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब कि क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है, चाहे ये मतलब जीआईटी के थ्रू हो चाहे वो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू हो। इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, इसमें हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं फर्दर 9 कैटेगरी में। फर्स्ट इसमें से है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, देन आता है इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट, उसके बाद एरिथ्रोपोएटिन डिफिशियंसी, फिर है इम्यून मीडिएटेड इंजरी ऑफ प्रोजेनिटर सेल, इन्फ्लामेशन मीडिएटेड आयरन सिक्विस्ट्रेशन, उसके बाद आता है प्राइमरी हेमेटोपोएटिक न्यूप्लेसिया। इसके एक होता है स्पेस ऑक्यूपाइंग मैरो लीशन, और उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ रेड सेल प्रोजेनेटर। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, इसको पहले हम लोग 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ब्लड लॉस के बेस पे और इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, मतलब आरबीसी का बनना घट जाएगा। तो तीसरा कैटेगरी है कि डिक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब आरबीसी का टूटना बढ़ जाएगा। ब्लड लॉस के बेस पे एक्यूट, जिसका एग्जांपल है ट्रॉमा, मतलब कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह से कोई इंजरी हो जाए जिससे ब्लड लॉस होता है। क्रोनिक लीशन ऑफ
GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एग्जाम्पल कार्सिनोमा ऑफ कॉलन और गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि एक कंडीशन होती है कार्सिनोमा ऑफ कॉलन या किसी तरह का मतलब और कुछ और GIT ट्रैक्ट रिलेटेड डिजीज होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होता है, और एक गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि ये एग्जाम्पल गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि ब्लीडिंग होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, impaired red cell production and nutritional deficiency affecting hemoglobin synthesis। वो डिफिशियंसी जो कि हेमोग्लोबिन सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है आयरन डिफिशियंसी अफेक्टिंग DNA सिंथेसिस। एग्जाम्पल है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी और इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। विटामिन B12 DNA का सिंथेसिस जो होता है घट जाता है अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन है, जिसका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है क्योंकि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से। फोलिक एसिड को ही हम लोग विटामिन B12 भी कहते हैं। विटामिन C, इसके अलावा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में एक और पार्ट होता है विटामिन C की डिफिशियंसी। विटामिन C सेल मैचुरेशन में भी हेल्प होता है। तो इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन के अंदर दूसरा जो सब क्लास है, इसके अंदर आता है डिफेक्ट अफेक्टिंग इरिथ्रोब्लास्ट मैचुरेशन। एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। डिफेक्ट लीड टू स्टेम सेल डिप्लीशन, फैनकोनी, टीलोमरेज। डिफेक्ट लीडिंग टू स्टेम सेल डिप्लीशन मतलब स्टेम सेल की संख्या घट जाती है इस कंडीशन में। इसका एग्जांपल है फैनकोनी एनीमिया, टीलोमरेज डिफेक्ट, इरिथ्रोपोएटिन डिफिशियंसी, रीनल फेल्योर। इरिथ्रोपोएटिन डिफिशियंसी हो जाती है जब रीनल फेल्योर होता है। ये एग्जांपल है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज का। इम्यून मीडिएटेड इंजरी ऑफ प्रोजेनिटर्स। एग्जाम्पल है एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेसिया, इन्फ्लामेशन मीडिएटेड आयरन सिक्वेस्ट्रेशन। एग्जाम्पल है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, प्राइमरी हेमेटोपोएटिक नियोप्लेसिया। मतलब इसमें जो ब्लड का कोई एक कंपोनेंट जिसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है तो दूसरे कंपोनेंट घट जाते हैं। जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया जिसमें WBC का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एंड माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर इसके एग्जाम्पल हैं। स्पेस ऑक्यूपाइंग मैरो लीशन। एग्जाम्पल है मेटास्टैटिक ट्यूमर, ग्रेनुलोमेटस डिजीज, इन्फेक्शन ऑफ रेड सेल प्रोजेनिटर। एग्जाम्पल है मतलब रेड सेल के प्रोजेनिटर में जब इन्फेक्शन होता है, इसका एग्जाम्पल है पारो वायरस जो कि पार्वो वायरस जिसका एक सीरोटाइप होता है B19। इन्फेक्शन की वजह से रेड सेल प्रोजेनिटर की डिफिशियंसी हो जाती है। अननोन मैकेनिज्म इसमें आता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक लीवर डिजीज, और एक इसमें ये भी लीवर डिजीज क्योंकि मेजर प्रोटीन जो होते हैं लीवर में सिंथेसिस होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो बना होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन होता है टेट्रामर,
ग्लोबिन की सिंथेसिस जो होता है लीवर में होता है। इंक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं इनहेरिट, इसका इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट की भी इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जो इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट के रीजन की वजह से हो सकता है। एग्जाम्पल है रेड सेल मेम्ब्रेन डिसऑर्डर, इसका एग्जाम्पल है हेरिडिट्रोस्फीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी लिप्टोसाइटोसिस। एंजाइम डिफिशिएंट टाइप का होता है, इसमें हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट एंजाइम डिफिशियंसी, इसे G6PD डिफिशियंसी के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम डिफिशियंसी एग्जाम्पल है पाइरुवेट काइनेज डिफिशियंसी और हेक्सोज काइनेज डिफिशियंसी, इसमें दो आते हैं। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटीज के बेस पे इसको दो पर हीमोग्लोबिन जो एबनॉर्मल तरीके से होता है, इसमें दो होते हैं। डिफिशियंट ग्लोबिन सिंथेसिस, मतलब जो ग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन पार्ट उसकी सिंथेसिस जो होता है घट जाता है। थैलीसीमिया सिंड्रोम में स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल ग्लोबिन, इसमें ग्लोबिन जो होता है वो एबनॉर्मल तरीके से सिंथेसाइज होता है। ये हीमोग्लोबिनोपैथीज कंडीशन कहलाता है। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया और डिजीज। एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट, डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट जो होते हैं उसमें डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल हो सकता है। ग्लाइकोप्रोटीन deficiency of phosphatidylinoacetal linked glycoproteins, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया, इसमें आदमी मतलब रात में जब पर्सन सोता है तो अचानक से हीमोग्लोबिन का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत तेज हो जाता है, जिसके कारण बहुत से मैनिफेस्टेशन होते हैं, प्रॉब्लम फेस होती है या उस पर्सन को या डिजीज मैनिफेस्टेशन होता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन पर्सन वाज lying, suddenly hemoglobin destruction started. Antibody mediated destruction, hemolytic disease, RH disease of the newborn, इसका एग्जाम्पल है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जैसे कि अगर हम लोग ब्लड ग्रुप अच्छे से मैच नहीं करता है तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसमें भी हो सकता है, इसकी वजह से भी RBC टूट सकते हैं। ड्रग एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाइटिस। मैकेनिकल ट्रॉमा, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर। मैकेनिकल ट्रॉमा के अंदर आता है माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ही मतलब RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो हीमोलाइटिक यूरेमिक कंडीशन मतलब ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के टूटने से जो कंपोनेंट बनते हैं उसको कहते हैं। इसके अलावा डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation, जो ब्लड वेसल्स में ही क्लॉट बनने लगता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, परफ्यूरा और कार्डियोट्रोमाटिक हेमोलाइसिस,
डिफेक्टिव कार्डियक वाल्व्स की वजह से होता है। इन्फेक्शन ऑफ रेड सेल एग्जाम्पल है मलेरिया, बेबेसियोसिस, टॉक्सिक और केमिकल इंजरी, क्लोस्ट्रीडियल सेप्सिस, स्नेक वीनम, लेड पॉइजनिंग, सिक्वेस्ट्रेशन होता है, हाइपरस्प्लीनिज्म मतलब आरबीसी सर्कुलेशन में इसमें नहीं जाएगी और जो स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो उसमें आरबीसी फंस जाती है और डिस्ट्रक्शन हो जाता है हाइपरस्प्लीनिज्म की कंडीशन में। ये मेनली होता है। इसके अलावा अभी हम लोग देखेंगे मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। इसमें मार्फोलॉजिकल मतलब जब आरबीसी का हम लोग पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें आरबीसी के शेप और कलर के बेस पे इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। साइज ऑफ आरबीसी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में जो आरबीसी का साइज होता है इस नॉर्मल साइज से छोटा होता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज के बराबर होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। सेंट्रल पेलर इन आरबीसी मतलब आरबीसी के बीच में यहाँ तो जनरली ये लाइट कलर का होता है, लेकिन माइक्रोसाइटिक एनीमिया की कंडीशन में जो ये टोटल वॉल्यूम है उसका 1/3 पार्ट जो होता है वो लाइट कलर का दिखता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की कंडीशन, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक कंडीशन में इसके जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें नॉर्मल मतलब थोड़ा सा पेल पार्ट दिखता है जो कि नॉर्मल होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में भी यहाँ पे सेंट्रल पेलर नहीं दिखता, ये भी नॉर्मल कंडीशन है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये रहता है। मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम जो होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया की कंडीशन में रिड्यूस हो जाता है, जो कि 80 FL मतलब 80 फेम्टोलीटर से कम हो जाता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के कंडीशन में MCV जो होता है 80 to 98 फेम्टोलीटर होता है और मैक्रोसाइटिक एनीमिया के केस में MCV इंक्रीज हो जाता है जो कि 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा होता है। MCHC मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया के केस में 30 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में 31 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर होता है जो कि नॉर्मल होता है और मैक्रोसाइटिक कंडीशन में भी ये नॉर्मल होता है 31 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का एग्जांपल है ये जब किसी तरह की इंजरी हो जाती है, ब्लड लॉस होता है या कोई डिजीज जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है जीआईटी के थ्रू और जेनाइटल सिस्टम जेनाइटोयूरेटरी, तो इस कंडीशन में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया ये विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर ऑफ एनीमिया। तो इसमें ये होता है इफेक्ट ऑफ एनीमिया डिपेंड ऑन सीवियरिटी, ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। एनीमिया जो मतलब क्लिनिकल फीचर होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एनीमिया कितना ज़्यादा है, कितने समय से है और कितनी तेज़ी से हो रहा है। और यहाँ एक टर्म लिखा है क्लिनिकल साइन ऑफ एनीमिया एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया। साइन मतलब वो होता है
सिम्टम मतलब जिस कंडीशन की वजह से पेशेंट आया है, मतलब जो वो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसको सिम्टम कहते हैं। साइन वो होता है जो उस सिम्टम के बेस पे हम लोग क्या कहते हैं, निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, या हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। तो एनीमिया में जैसे एनीमिया के कंडीशन में टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से स्टेटोसिस ऑफ लीवर एंड मायोकार्डियम हो जाएगा। कंपनसेटरी चेंजेस होंगे टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से, जिसमें वजह से इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो बोन मैरो हाइपरप्लेसिया हो जाता है। मतलब कि बोन मैरो में जो सेल्स होती हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल होती हैं, उनका सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाता है, वो ज़्यादा ग्रोथ करने लगती हैं, नंबर बढ़ाने लगती हैं। और यहाँ है इंक्रीज हार्ट रेट, मतलब टिश्यू हाइपोक्सिया हो गई, मतलब कि हार्ट टिश्यू में ब्लड कम पहुँच रहा है, ऑक्सीजन कम पहुँच रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट बढ़ने से पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया एंड कार्डियक मर्मर। पैल्पिटेशन मतलब कि घबराहट सा महसूस होगा, दिल की धड़कनें, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट तेज हो जाएगा, कार्डियक मर्मर मतलब एब्नॉर्मल साउंड भी सुनने को मिलेगा। क्लिनिकल साइन ऑफ एनीमिया एंड सिम्टम, इसमें जब टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, मतलब जब टिश्यू में नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो इससे हेडेक होगा, वर्टिगो होगा मतलब चक्कर आएगा, टिनाइटिस, झुंझुनाहट होगी। पेल कंजक्टाइवा, मतलब कंजक्टाइवा जो होता है वो उसमें पीला बना जाता है या लाइट कलर हो जाता है। नॉर्मली ये पिंकिश कलर होता है। म्यूकोसा मेम्ब्रेन, ये भी पेल कलर पे हो जाते हैं, ये येलोइनेस आ जाता है। नेल पे भी वही होता है कि मतलब यहाँ पेलनेस देखने को मिलता है। इसके अलावा डिस्निया ऑन माइल्ड एक्सर्शन, मतलब थोड़ा बहुत काम करने पे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वीकनेस, मैलाइस एंड ईजी या फैटिगेबिलिटी, मतलब कमजोरी महसूस होती है, जल्दी थकान आ जाता है। ये हुआ क्लिनिकल फीचर खत्म। अब हम लोग देखेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। लैब डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया ये थोड़ा बहुत वेरी करता है कि मतलब कौन से टाइप का एनीमिया है। क्लिनिकल हिस्ट्री से और पेशेंट के साइन और सिम्टम के बेस पे हम लोग एनीमिया का टाइप एक गेस के तौर पे लेते हैं, उसके बाद लैब डायग्नोसिस करते हैं। लैब डायग्नोसिस में एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसे हीमेटोक्राइट भी कहते हैं, इसको मेजर करते हैं। फिर ब्लड सेल काउंट जिसे CBC कहते हैं, टोटल कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट काउंट करते हैं। पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें RBC की मार्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है, जिसके बेस पे मार्फोलॉजिकल एनीमिया जो होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं, या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। रेड सेल इंडाइसिस जो होता है, इसमें हम लोग मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन देखते हैं। ये इसमें मतलब RBC में हीमोग्लोबिन का जो वेट के फॉर्म में फाइंड करते हैं। MCH में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन RBC में कितना है ये फाइंड करते हैं। फिर हम लोग रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, इसका मतलब ये इसलिए करते हैं कि जो RBC है उसका सेडिमेंटेशन अंडर ग्रेविटी किस रेट से है, मतलब
यमएम में एक कैपिलरी ट्यूब जैसा होता है, उसमें हम लोग ब्लड डालते हैं फिर और उसको वेट करते हैं अंडर की, मतलब कितने टाइम में कितना यमएम उसका सेडिमेंट फॉर्म होता है। तो ये नॉर्मल एडल्ट मैन में होता है 0 से 15 mm/h, एडल्ट वुमेन में होता है 0 से 20 mm/h, और चिल्ड्रेन में होता है 0 से 10 mm/h। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है, हम लोग इन्फ्लामेशन के केस में, मतलब इसके इन्फ्लामेशन पता कर सकते हैं, आरबीसी का शेप और साइज पता कर सकते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट से, और ब्लड की विस्कोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर विस्कोसिटी ब्लड की ज़्यादा हुई तो सेडिमेंटेशन स्लो होगा। इसके अलावा ESR जो होता है वो इन्फ्लामेशन में राइज कर जाता है, मतलब एरिथ्रोसाइट ESR जो रेट होता है इन्फ्लामेशन में बढ़ जाता है। इन्फेक्शन कोई होता है तो भी ये जो नॉर्मल वैल्यू होते हैं बढ़ जाते हैं, या कैंसर की कंडीशन में भी बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून का कोई कंडीशन होता है तो भी ESR बढ़ जाता है। ESR लेकिन नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि हमें पता है ये कई कंडीशन में बढ़ सकता है, इसलिए ये एनीमिया की डायग्नोसिस में कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन हम लोग इसको मेजर करते हैं एक आइडिया लेने के लिए। इसके अलावा बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन में हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि क्या ये प्लास्टिक टाइप का एनीमिया है और कोई इम्यून रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या एक होता है कि हाँ ऑटो इम्यून डिजीज में जिसमें कि जिसका एग्जांपल है हीमोलाइटिक एनीमिया, और कैंसर की किस्में लाइक जिसमें कि कोई एक ब्लड सेल टाइप जैसे लिम्फोमा या माइलोडिस्प्लास्टिक कंडीशन को भी हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन से फाइंड कर सकते हैं। सीवियरिटी ऑफ एनीमिया को पता करने के लिए हम लोग हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन के हिसाब से इसको सीवियरिटी को क्लासीफाई करते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन में, मतलब मैन में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होता है वो 12 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, पर माइल्ड एनीमिया के केस में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन 9.1 to 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। मॉडरेट एनीमिया के केस में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो होता है 6 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। सीवियर एनीमिया के केस में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो कुछ मतलब फीमेल में ये 11 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। ये हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है ये एज वाइज भी डिफर करता है, तो हम ये जो रेफरेंस लेते हैं वो एज और जेंडर को कंसाइडर करने के बाद लेते हैं। इसके अलावा एक टर्म आता है स्प्यूरियस एनीमिया। स्प्यूरियस एनीमिया क्या होता है कि आरबीसी का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है ब्लड में, क्योंकि ब्लड में जो होता है फ्लूइड कंटेंट बढ़ जाता है, या आप कह सकते हैं फ्लूइड ओवरलोड बढ़ जाता है। एग्जांपल इसका है कि प्रेगनेंसी के दौरान 3rd ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन का डाइल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग जो सलाइन चढ़ाते हैं अगर उसका भी ओवरडोज होगा तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट ये भी एनीमिया के टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का एनीमिया है। जैसे कि अगर मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, जिसमें कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी मेनली होती है, उस केस में हम लोग विटामिन B12
विटामिन B12 जो कि ओरल या इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं। साथ में विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं देते हैं। अगर पर्नीशियस एनीमिया है, मतलब आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया है, तो हम लोग विटामिन B12 और विटामिन B9 फोलिक एसिड के साथ आयरन का सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। आयरन का अगर ओरल अगर मतलब ब्लड की कमी थोड़ी बहुत है या माइल्ड एनीमिया का कंडीशन है तो ओरल डोज देते हैं। इस केस में हम लोग फेरस सल्फेट का यूज़ करते हैं टैबलेट, फेरस ग्लूकोनेट का यूज़ करते हैं या फेरस फ्यूमेरेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर एनीमिया की कंडीशन सीवियर है और या फिर पेशेंट का एब्जॉर्प्शन सही नहीं है या उसको इरिटेशन होता है ज़्यादा या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उसको बार बार वोमिटिंग हो जा रही है, तो उस केस में हम लोग पैरेंटल प्रिपरेशन देते हैं। पैरेंटल प्रिपरेशन का एग्जांपल है आयरन डेक्स्ट्रॉन, जिसे इंट्रामस्कुलर देते हैं। आयरन डेक्स्ट्रॉन का लो मॉलिकुलर जो वेट है उसको IV इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। फेरस, इसके अलावा फेरस सुक्रोज जो होता है इसको भी इंट्रावीनस दे सकते हैं। फेरस कार्बोक्सी माल्टेज जो होता है इसको भी इंट्रावेस्कुलर दे सकते हैं। आयरन, इसके अलावा आयरन माल्टोसाइड भी हम दे सकते हैं। मतलब इन जो पैरेंटल प्रिपरेशन इसमें से कोई एक का भी यूज किया जा सकता है पैरेंटल के तौर पे। जब हम लोग ओरल आयरन प्रिपरेशन देते हैं तो इस कंडीशन में हमको कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सेस जो होता है कॉफ़ी और टी जो होता है चाय या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। इसके अलावा आयरन का टैबलेट लेने के बाद या आयरन लेने के बाद दूध को भी अवॉइड करते हैं। मिल्क कंजम्पशन इज अवॉइडेड ड्यूरिंग आयरन कंजम्पशन। हाँ, एंटी एसिड जो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन में जो स्टमक की एसिडिटी होती है वो हेल्प करती है। अगर मान लो किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है और वो एंटी एसिड ले रहा है तो कम से कम आयरन के टैबलेट और एंटी एसिड के बीच में 1 से 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। इसके अलावा विटामिन C का भी टैबलेट हम लोग देते हैं अगर पर्नीशियस एनीमिया है। अगर मान लो कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मतलब पर्नीशियस एनीमिया आयरन की डिफिशियंसी हो गई तो अल्बेंडाजोल देते हैं, जो कि एक अल्बेंडाजोल देते हैं। इसका कंसंट्रेशन जो होता है 400 मिलीग्राम एडल्ट के लिए होता है। 2 बार देते हैं। और चिल्ड्रेन जिनकी एज 1 से 2 साल होती है उनको 200 मिलीग्राम देते हैं। इसके अलावा कोई क्रोनिक डिजीज़ वाला पेशेंट है जिसके किडनी में कोई प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम बेसिकली, तो उसको हम लोग इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है वो इंजेक्ट करते हैं इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस, जो कि RBC के प्रोडक्शन को बूस्ट करती है या बढ़ाती है। फॉलिक एसिड का जो नॉर्मल ये है क्या कहते हैं RDE मतलब डेली फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट होता है वो 50 to 100 माइक्रोग्राम होता है नॉर्मल इंडिविजुअल में, लेकिन इन प्रेग्नेंट वुमेन के केस में ये 500 to 800 माइक्रोग्राम होता है MCG। आयरन का रिक्वायरमेंट मतलब पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन में आयरन का रिक्वायरमेंट कितना है, कितना टैबलेट हम देंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए आयरन रिक्वायरमेंट का एक फार्मूला आता है 2.4 इंटू बॉडी वेट इंटू हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट प्लस 500। मतलब आयरन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए
2.4 into body weight into hemoglobin deficit plus 500 milligram टू रिस्टोर रेप्लिनिश आयरन स्टोर। मतलब कि इसमें 2.4 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। बॉडी वेट जो होता है कि पेशेंट का बॉडी वेट कितना है वो लेते हैं। हीमोग्लोबिन डिफिसिट मतलब कि नॉर्मली उस पर्सन में, मतलब अगर मेल है तो अलग, फीमेल है कितना, फीमेल है तो अलग जो रेफरेंस वैल्यू होता है उसका, और प्लस उससे माइनस जितना प्रेजेंट में है वो करते हैं। यहाँ से हमको हीमोग्लोबिन डिफिसिट निकलता है प्लस 500। ये 500 जो होता है कि बॉडी में 500 मिलीग्राम आयरन का हमेशा रिजर्वायर की तरफ स्टोर रहता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एग्जांपल लेके कि 60 केजी का एक आदमी है जिसका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है करंट में 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है कि ये 1608 मिलीग्राम, मतलब 1608 मिलीग्राम आयरन रिक्वायरमेंट इन दिस पर्सन। अब एक अगर हम उसको फेरस सल्फेट एक टैबलेट लिखते हैं जो कि जिसमें आयरन का जो कंसंट्रेशन है 20%, मतलब फेरस सल्फेट का जो टैबलेट है अगर 100 mg का टैबलेट है उसमें 20 मिलीग्राम आयरन होगा। इस बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कि इस पर्सन को हमें आयरन देने के लिए हमें फेरस सल्फेट का 8040 मिलीग्राम फेरस सल्फेट टैबलेट देना पड़ेगा टोटल। फिर इसको हम लोग अवेलेबल डोज जो होता है फेरस सल्फेट का उससे डिवाइड करते हैं और डोज बना लेते हैं। दैट्स ऑल। Thank you very much for watching my video. Do like and subscribe for more upcoming videos and latest information of this channel. Do support. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about